25 जुलाई 2026 को जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, तब कई लोग मोदी जी के इस निर्णय से खुश नहीं थे और अमित शाह जी भी कई दिनों से दिखे नहीं थे। इसलिए कई लोग संशय में थे कि क्या हो रहा है। लेकिन उसी समय एक मीटिंग चल रही थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और NSA डोभाल जी मौजूद थे। डोभाल जी बोले, हमें FCRA बिल जल्दी लागू करना होगा, नहीं तो भारत पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मोदी जी बोले, विपक्ष इस पर नहीं मानेगा। अमित शाह जी बोले, मैं इस पर काम करता हूं। और इसके कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जो बेहद खतरनाक था। उधर पाकिस्तान में आसिम मुनीर गुस्से में टीवी देख रहा था। जब उसे पता चला कि इंडिया में प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने रिमोट टीवी पर दे मारा और टीवी तोड़ दिया। तभी उसका फोन बजा। उधर CIA एजेंट था। मुनीर, तू नाकारा है। तेरा प्लान सफल होने से पहले ही प्रोटेस्ट खत्म हो गया। जल्दी से कुछ कर। अगर इंडिया में FCRA बिल लागू हो गया तो तेरी खैर नहीं। आसिम मुनीर ने यस सर बोलकर फोन काटा और कुछ दिन बाद कुलगम में टेररिस्ट अटैक हुआ और 3 भारतीय लोगों की जान चली गई। अगले ही दिन बंगाल में 2 लोग पकड़े गए जिनका कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद से था। इनका प्लान बहुत बड़ा था और अगर ये सफल हो जाते तो भारत को इतना बड़ा नुकसान होता जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बंगाल में जैश-ए-मोहम्मद के 2 लोग पकड़े जाने के बाद डोभाल जी और अमित शाह जी एक मंच पर थे। डोभाल जी ने एक बयान दिया, आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास सभी लोगों को आनंदित करे ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। डोभाल जी ने ये ऐसे ही नहीं बोला था। उस दिन जो हुआ था और हमारी इंटेलिजेंस और अमित शाह जी ने मिलकर जो किया था, उसका हम कभी उधार नहीं चुका सकते। इस पूरे वाकये को समझने के लिए थोड़ा गहराई में जाकर अच्छे से समझना होगा। दरअसल इस सब की शुरुआत प्रोटेस्ट से कुछ दिन पहले हुई थी। भारत सरकार 2 बड़े काम करना चाहती थी। पहला, FCRA बिल लागू करना और दूसरा, ग्रेट निकोबार के समुद्र में तेल मिलने की संभावना के बाद मोदी सरकार ने 80,000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट लागू किया जो भारत की जियोपॉलिटिकल ताकत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला था। जब ये दोनों बातें सबके सामने आईं, तो ये खबर अमेरिका और पाकिस्तान तक पहुंची और यहीं से शुरू हुई एक बड़ी प्लानिंग। पाकिस्तान में आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया था, जबकि भारत ने 2025 के युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह तबाह किया था। लेकिन उसने पाकिस्तान में ऐसा PR गेम खेला कि उसने ये दिखा दिया कि उसने भारत को हरा दिया है और ये छवि उसकी पाकिस्तान में बन गई कि जिन्ना के बाद कोई आया है जो पाकिस्तान को आगे बढ़ाएगा। उसने अमेरिका को भी ये यकीन दिला दिया कि उसने लड़ाई जीत ली है और अमेरिका भी पाकिस्तान को इस्तेमाल करता रहता है क्योंकि वहां कोई स्टेबल सरकार तो है नहीं। सीधे आर्मी चीफ से बात करो और अपना काम निकलवा लो। इससे अमेरिका भारत और अफगानिस्तान पर नजर रख सकता है। इसी बीच अमेरिका, ईरान, इजराइल वॉर में पाकिस्तान ने अपने आप को ऐसे दिखाया कि वो लड़ाई रुकवाएगा और मध्यस्थता कराएगा। इसलिए आसिम मुनीर का कद पाकिस्तानियों की नजर में और बढ़ गया और इससे आसिम मुनीर को बहुत फायदा हुआ और पाकिस्तान की अंदर की खबर किसी को पता ही नहीं चली। लेकिन झूठ का गुब्बारा कितने दिन तक चलेगा? एक दिन ये झूठ का पुलिंदा फूटना ही था। अमेरिका ईरान की लड़ाई भी नहीं रुकी और ये भिखारी 10 बिलियन का कर्ज लेने अमेरिका के दरवाजे पर पहुंच गए। और इसी बीच POK में कश्मीरियों पर जुल्म, बलोचिस्तान में जुल्म, KPK में जुल्म, उनकी अपनी पॉलिटिक्स में गड़े हुए घड़े धीरे धीरे बाहर आने लगे। असल में जब पाकिस्तान के PM इमरान खान थे, तब अमेरिका उन पर अपना कंट्रोल रखना चाहता था, लेकिन इमरान खान ने मना कर दिया। तब इस आसिम मुनीर ने इमरान खान की सरकार गिरा दी, उसे जेल में डाल दिया और एक पपेट PM बना लिया, जो अमेरिका को भी पसंद था। लेकिन अब मुनीर का भांडा फूट गया था। जब आसिम मुनीर की पॉपुलैरिटी घटने लगी और उसका भांडा फूटने लगा, तब उसने वो किया जो पाकिस्तान के हर बौखलाए हुए सेनाधिकारी ने किया है, कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार जो उसने पाक अधिकृत कश्मीर में किया, वो रूह कंपाने वाला था। पाकिस्तान हमेशा यह कहता आया है कि कश्मीर हमारी शहरग है। अगर कश्मीर अलग हो गया तो पाकिस्तान खत्म हो गया
और कश्मीर के लोगों को यह बताया गया कि तुम इतने महत्वपूर्ण हो कि तुम्हारे लिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए हैं और तुम्हारे लिए परमाणु युद्ध भी हो सकता है। लेकिन आज पाकिस्तान अपनी उसी शहरक के सीने पर गोलियां ठोंक रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर में आसिम मुनीर ने सबसे पहला काम किया जो सबसे लोकप्रिय दल था वहां का, संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति यानी JAC, उसे प्रतिबंधित कर दिया। यही पाकिस्तान की पुरानी कार्यप्रणाली है। सबसे लोकप्रिय दल को प्रतिबंधित करो, उसका चुनाव चिन्ह छीन लो और फिर कहो कि हमने लोकतंत्र दिया। यही इमरान खान के साथ हुआ, यही 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के साथ हुआ। वही कार्य पद्धति हर बार। जब पाक अधिकृत कश्मीर की जनता सड़क पर उतरी तो आसिम मुनीर की सेना ने खुलेआम छाती पर गोलियां दागी। रेंजर्स मौजूद थे, सेना मौजूद थी और दर्जनों लोग मारे गए। जो लोग घायल हुए उन्हें सेना ने ट्रकों में भरकर ले गई, कहा कि उपचार करवाएंगे, लेकिन 3 दिन बीत गए, वो लोग कहीं नहीं पहुंचे। 3 दिन में तो अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं, ये लोग गए कहां कोई नहीं जानता। ये वो पाकिस्तान है जो कहता था कि कश्मीर हमारी शहरग है और आज उसी शहरग के लोगों को ट्रकों में भरकर गायब कर रहा है। ये दुनिया का पहला ऐसा मामला है जहां कोई अपनी ही शहरग काट रहा है। उन्हीं दिनों भारत में प्रोटेस्ट भी चल रहे थे और जब आसिम मुनीर को पता लगा कि पाकिस्तान में उसकी इज्जत गिर रही है तो उसने एक बहुत खतरनाक प्लान बनाया। उसने सोचा कि प्रोटेस्ट के बीच भारत पर हमला किया जाए और जब भारत पर हमला होगा तो जैसा मोदी जी ने पहले ही बोल दिया था कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, तो भारत हमले का बदला लेने के लिए वापस पाकिस्तान पर अटैक करेगा और जब पाकिस्तान पर अटैक होगा तो आसिम मुनीर पाकिस्तान में अपना PR गेम खेलेगा और एक बार फिर पाकिस्तानियों की नजर में खुद को रिवाइव कर लेगा। उसने ये बला प्लान चालू कर दिया। पहले उसने पाकिस्तान के सभी न्यूज चैनल्स को कहा कि भारत में चल रहे प्रोटेस्ट को कवर करो और दुनिया को दिखाओ कि भारत में क्या हो रहा है, और साथ में एक इंटरनेशनल न्यूज पोर्टल जो पाक अधिकृत कश्मीर में मुनीर की बर्बरता को दिखा रहा था उसे बैन कर दिया। और आखिर में अपना प्लान लेकर CIA और चाइना के पास अलग अलग पहुंचा। अमेरिका और CIA पहले से भारत के FCRA बिल और ग्रेट निकोबार के तेल वाले प्रोजेक्ट को लेकर भड़के हुए थे, तो ये सब एक साथ हो गए भारत पर बड़ा हमला प्लान करने के लिए। लेकिन FCRA बिल क्या है, पहले हमें ये समझना होगा। FCRA पहली बार 1976 में आया था, यानी ये कोई नया कानून नहीं है बल्कि दशकों पुराना है और अलग अलग सरकारें इसमें बदलाव करती आई हैं। कांग्रेस ने भी किए, दूसरों ने भी। लेकिन जब भी BJP सरकार कोई सुधार लाती है तो अचानक एक पूरा इकोसिस्टम चिल्लाना शुरू कर देता है। ये सोचने वाली बात है। FCRA का काम बेहद सीधा है, ये देखना कि भारत में किसी NGO, ट्रस्ट या इंडिविजुअल के पास विदेश से पैसा आ रहा है तो वो कहां से आया, क्यों आया और कहां खर्च हुआ। सोचिए, अगर किसी के अकाउंट में अचानक 50 लाख रुपए आ जाएं, तो उसे CA के सामने जस्टिफाई करना पड़ता है। फिर विदेश से करोड़ों डॉलर आने पर सवाल पूछना गलत कैसे हो सकता है। सरकार पैसा आने से नहीं रोक रही, बल्कि देश में डॉलर आना अच्छी बात है, लेकिन वो डॉलर किस काम के लिए आ रहा है ये जानना सरकार का हक है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। भारत के किसी पहाड़ी इलाके में रेयर अर्थ मिलती है जो देश के लिए बेहद जरूरी है। दुनिया का 60% रेयर अर्थ चाइना में है और 90% चाइना प्रोसेस करता है। अगर भारत को अपना रेयर अर्थ मिले तो चाइना पर निर्भरता कम होगी। लेकिन जैसे ही भारत माइनिंग शुरू करने की कोशिश करे, कुछ NGOs वहां धरना देने पहुंच जाते हैं, पर्यावरण का मुद्दा उठाते हैं और प्रोजेक्ट रुकवाने की कोशिश करते हैं। और इन NGOs की फंडिंग कहां से आती है? विदेश से। ये कोइंसिडेंस जी की आंखें तेज हो गईं। 26 जुलाई को हमला होना था, लेकिन कहां ये अभी भी पता नहीं था और सिर्फ एक दिन बचा था। इधर पाकिस्तान में जब पता चला कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया तो आसिम मुनीर को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसका एक प्लान पूरी तरह फेल हो गया था और उसे यह भी पता चल गया था कि रहमान अहमद भी पकड़ा गया। तभी CIA एजेंट का फोन आया। मुनीर, तू नाकारा है, तुझसे एक काम नहीं होता, तेरी सारी फंडिंग रोक दी जाएगी। मुनीर बोला, सर मुझे पता नहीं था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे और प्रोटेस्ट इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे पास अभी एक और प्लान है और वो पूरा रेडी है। CIA एजेंट ने पूछा, क्या प्लान है? मुनीर बोला, सर आप भरोसा रखो। CIA एजेंट बोला,
चलो एक बार और भरोसा करके देखता हूँ। मुनीर ने फोन काटा। तभी चाइनीज एजेंट का भी फोन आया और उसने भी मुनीर को खूब डांटा। मुनीर बहुत गुस्से में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने सीधे अब्दुल और जारा को फोन करके पूछा, कल कुलगाम में अटैक हो जाएगा? अब्दुल बोला, सर, इंडियन इंटेलिजेंस को कुछ शक हो गया है। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, अभी कुछ नहीं कर सकते। उसने अब्दुल से बोला, फिर कब करोगे अटैक? अब्दुल बोला, जनाब, 1 तारीख को रखते हैं। इसमें 50 से ज्यादा भारत के ऑफिसर्स निशाने पर हैं, लेकिन थोड़ा सब्र रखना होगा। मुनीर गुस्से में बोला, अब्दुल, इस बार ये फेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं, और फोन काट दिया। डोभाल जी की टीम लगातार काम कर रही थी, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। जारा और अब्दुल का कम्युनिकेशन सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड था कि हर 6 घंटे पर ऑटोमेटिकली वाइप हो जाता था। हर कॉल एक अलग इनक्रिप्टेड सर्वर से राउट होती थी और लोकेशन ट्रेस करना लगभग नामुमकिन था। रॉ की साइबर टीम ने 3 अलग अलग एंगल से इस नेटवर्क को क्रैक करने की कोशिश की। हर बार एक दीवार सामने आ जाती। 26 जुलाई आई और गई, हमला नहीं हुआ। लेकिन डोभाल जी को जरा भी राहत नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जब एक प्लान फेल होता है तो दुश्मन नया प्लान बनाता है, और नया प्लान पुराने से ज्यादा खतरनाक होता है। उठ दे सकते थे जो बंदूक से नहीं बल्कि दिमाग से लगाई जाती है। होम मिनिस्टर के ऑफिस पहुंचे तो अमित शाह जी ने डोभाल जी को देखते ही कहा, शाबाश डोभाल जी, आप वाकई काबिले तारीफ है। आपका कर्ज भारत कभी नहीं चुका पाएगा। लेकिन डोभाल जी के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। अमित जी बोले, क्या हुआ, तारीफ पसंद नहीं आई? डोभाल जी बोले, नहीं अमित जी, ये तो मेरा फर्ज है, लेकिन पाकिस्तान अभी बहुत उछलता रहता है कि अमेरिका मेरे साथ है। मेरे पास एक ऐसी खबर है, ईरान से बात करने को कहा, और इस पूरे डिप्लोमेटिक प्रोसेस में पाकिस्तान का कोई जिक्र ही नहीं था। जब ये बात आसिम मुनीर को पता चली तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। CIA से फंडिंग रुकी, वापस आने लगी। आसिम मुनीर के सारे PR गेम्स एक एक करके ध्वस्त हो गए। जय हिंद।